सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट क्लास ज्ञान में। मैं आपके सामने हिंदी का 18 फरवरी का जो आपके पेपर होने वाला है वह लेकर आ चुका हूँ। बिल्कुल रियल पेपर आपके साथ साझा करूंगा जो कि आपके 18 फरवरी को होने वाला है और इसके 801 एफ संख्या है और आप लोग देखेंगे 76 पूर्णांक का ये कुल मिलाकर पेपर है, जिसमें आपको 70 नंबर का पूर्णांक मिलेगा। सबसे ऊपर अनुक्रमांक नाम आपको लिखना है। आपके सामने मैं वास्तविक 2026 का जो हिंदी का बोर्ड पेपर रहने वाला है वह लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है और कुछ आपके सामने यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए आपको इस प्रश्न पत्र को करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना है और बाकी शेष बचे 3 घंटे आपको प्रश्न करने हैं। दूसरा दे रखा है प्रश्न पत्र को 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 खंडों में बांटा गया। पहला है खंड अ और दूसरा है खंड ब। तीसरा जो दे रखा है प्रश्न पत्र के खंड, यानी कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिसमें सही विकल्प का चयन करें। ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी कि आपको इसने बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 बता दिए, 20 प्रश्न है बहुविकल्पीय। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आप जो इस परीक्षा में है वो केवल बाल पेन और काले पेन का उपयोग कर सकते हैं, आप जेल पेन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। और इसमें जो चौथा पॉइंट दे रखा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न करने हेतु आपको 1 घंटा अंक निर्धारित दिया जाता है, यानी कि आपको 1 घंटा तक बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं जो कि 20 है। लेकिन वो जो ये 20 प्रश्न है ये आपके 5 मिनट में हो जाएंगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 5 मिनट में आप लोग कर लोगे। प्रश्न पत्र में खंड 1 घंटा तथा 2 घंटे है। प्रश्न पत्र में हर एक प्रश्न एक खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है वह 1 अंक के है। और आपको मैं ऐसी चुटकी वाली ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें ये 5 मिनट में पूरा आप एक बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर देंगे। और इसमें जो आपको दे रखा है खंड ब वह भी आपको 2 घंटे करना होता है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके आधारित निर्धारित अंक दिए गए, यानी कि उसके सामने जो अंक है वह दिए गए हैं। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, वह सारे अंक उसके सामने अंकित है। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न पत्र पर और आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। हम आ चुके हैं सबसे पहले खंड अ पर, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें आपके कुल पहला प्रश्न हम देख लेते हैं जो कि आपका 1 नंबर का होने वाला है। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके। वैदेही वनवास का रचनाकार कौन है, तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो सी ऑप्शन है आपका वह राइट हो जाएगा। आप सी आंसर राइट कर देना। ऐसा सेम टू सेम पेपर आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। प्रयोगवाद के कवि है 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के कवि कौन है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अज्ञ है वो प्रयोगवाद के कवि है। इसी के साथ प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। भाव विलास के रचनाकार कौन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। भाव विलास के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाव विलास के रचनाकार देव है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वह रहना है छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो छत्रसाल किसकी रचना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छत्रसाल है वह भूषण की रचना है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। यहाँ पर ज्यादा आपको रचनाकार पूछ रहे हैं, तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार है वह डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है भीड़ का निर्माण फिर किसी विधा के रचना कौन है, के इसके तो आपको यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है नीड का निर्माण फिर किस विधा के रचना कौन है, तो आत्मकथा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों
हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है निम्नलिखित में से शुल्क युग के लेखक कौन है। शुल्क युग के लेखक कौन है, तो आपको बता दूं कि शुल्क युग के जो लेखक है वह श्यामा सुंदर दास है। श्यामा सुंदर दास, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा सेम टू सेम पेपर आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इस पेपर को पूरा मिलाकर जाना और आपको प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये नहीं है। और आपको दूसरा जो बी दे रखा है, इसमें बी क्या दे रखा है, आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है। नहीं, ये तो आपको देखो आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है, नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आकाशदीप जो कहानी के लेखक है वह राजकुमार वर्मा नहीं है, बल्कि कोई और है। सी आंसर, सी यहाँ पर दे रखा है भारत तेंदु हरिचंद आलोचना साहित्यकारी के जनक माने जाते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आलोचना साहित्यकारी के जनक ये नहीं माने जाते हैं, और ये आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा दे रखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है। क्या भूलूं क्या याद करूं आपके सामने दे रखा है, और निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है, तो आपका यहाँ पर ये चारों ही गलत हो जाएंगे, तो आपको असत्य चारों में लिख देना है। और इसमें आपको आगे वाला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो उपन्यास। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन लगाते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन दे रखा है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। बाण भट्ट के आत्मकथा के रचनाकार कौन है, 1 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। और इसके तो रचनाकार कौन है, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि इसके रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं। रच जो स्वाद इसको बोल सकते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, 1 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है, तो 4 लिख देना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है पायो जी मैंने रात रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पायो जी मैंने रात राम रतन धन पायो, जिसमें अलंकार क्यों है, तो रूपंक अलंकार आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। 14वां क्वेश्चन दे रखा है निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि जो निर्देश शब्द दे रखा है इसमें उपसर्ग कौन सा है, 1 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बता देना निर जो शब्द के आगे लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, नील गाय में कौन सा समाज है। नील गाय में कौन सा समाज है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बता दूं कि नील गाय में कर्मधारय समाज है, कर्मधारय, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है खेत का तत्सम रूप लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्षेत्र, बल्कि आपको बाकी कोई ऑप्शन राइट नहीं करना है। 17वां क्वेश्चन है युष्मद शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन रूप लिखिए। युष्मत शब्द की पंचमी व्यक्ति का बहुवचन रूप लिखिए, तो यहाँ पर युष्मत आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाववाच्य में किसकी प्राधान्यता होती है, किसकी प्राधान्यता होती है भाववाच्य में, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, तो इसी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं पूछ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको बता दूं कि ये दो होते हैं, सकर्मकर और अकर्मकर। इसी के साथ बता दूं 20वां क्वेश्चन अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 1 नंबर का आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, और इसको अव्यय पद, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्यय पद 20 तक के हमने प्रश्नों की क्वेश्चन के आंसर जान लिए हैं, और इसमें से आपको 20 में से 20 नंबर प्राप्त हो सकते हैं अगर आपने इन सही पेपरों के सारे उत्तर लिख दिए। तो अब आते हैं खंड ब, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न की ओर।
ये आपके 21 से और 50 नंबर तक कुल होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न तो होंगे ज्यादा, लेकिन आपको 3 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है। 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, कुल मिलाकर 6 नंबर के आपके यहाँ पर प्रश्न है। तो क यहाँ पर दे रखा है, अथवा भी दे रखा है, अथवा में आपका ख भी दे रखा है। तो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको हम पढ़ते कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और संदर्भ वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युग पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, तो उसे दिन दिन अभवित के गड्ढे में गिराती जाएगी। इस तरह से दे रखा है। तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इस पद्यांश में बताया गया है कि पहले का जो उत्तर है, इस पद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है। अगर वह कुसंग में रहता है तो उसकी वृद्धि और आचरणों का क्षय हो जाता है। यदि वह सुसंगति में रहता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह लगातार प्रगति के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। यह आपके 21वें क्वेश्चन के पहले का आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये लिख देता आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की ये जो रेखांकित शब्द आपको इंटरलाइन नजर आ रहे हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अंडरलाइन जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं उस सब की व्याख्या आपको करनी है। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना है और बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये दूसरे का आंसर लिखा है, मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति के लिए मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी संगत बांध अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने से बचा देती है, अपूत उन्नति के पथ पर को नियंत्रण को आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध और शांतिमय बनाने में उत्पन्न बनाती है। यह आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, श्रीदंड बाहु का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर श्रीदंड बाहु का अर्थ है कि मजबूत सहारा, पक्का सहारा, विश्वासी मंद सहारा, यानी कि मजबूत ऐसा सहारा बनाओ जो आपको जीवन में मजबूत बनाए बल्कि कमजोर नहीं बनाए। तो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे, तो आपका यहाँ पर 6 नंबर डायरेक्ट मिल जाएंगे। और अथवा में ख दे रखा है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति को ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों को सोचने को आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण उसे ईर्ष्यालु बना गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा जगेगी उसी दिन वह अपने ईर्ष्या के करना कम कर देगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ के आधार पर शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई। लेखक का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। 2 नंबर आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। तो आपको ये जो सबसे पहले जो रेखांकित शब्द दे रखे यानी कि अंडरलाइन शब्द दे रखे, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना है और बाद में आपको उत्तर इसमें से इसकी जो व्याख्या करनी है, मतलब इसको बड़ा चढ़ा कर लिखना है। तो दूसरे का रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है और ईर्ष्या का कारण का क्या है और उसे उस कमी या अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दिशा में मोड़ लेता है तो वह ईर्ष्या करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का कार्य करता है, यहाँ पे लगाने लगता है।
यह आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा, एशिया से बचने के लिए लेखक ने किस आदत को छोड़ने की सलाह दी है? 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, लेखक सलाह देता है कि एशियाई व्यक्ति को फालतू या बेकार बातों को ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है, एशिया से बच सकता है। तो इस लेखक ने इस प्रकार एशिया से बचने की सलाह दी है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस तक आपका उत्तर अगर कंप्लीट हो गया तो आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर 22वां क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का दे रखा है, क दे रखा है और ख दे रखा है। अथवा में दे रखा है, अगर आप लोग चाहे वह प्रश्न कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। क में दे रखा है, रानी में जानी आजा आनानी माँ पबी पावन हूँ ते कठोर जियो रे राहु काजू का अजारू ना जायो कयो तियोरो जय कहे कान कियो है। तो ऐसी मनोहर मूर्ति ये भी बिछुरी ऐसी प्रीत लागो जियो आखिर में सभी रबियो जागो कहे तो बनवासो जियो जियो। इस तरह आपका ये दे रखा है और उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है, 2 नंबर का है। तो आपके सामने यहाँ पर मैं उत्तर आंसर की दिखा रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथवन शीर्षक से उद्धृत है। इस रचनीय में कवि गोस्वामी तुलसीदास के ये पदांश उसके द्वारा रचित कविता वाणिज्य अयोखंड काव्य से लिया गया है। अयोध्या कांड से लिया गया, ये आपको जरूर लिखना है। इतना लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का कुल क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये जो आपको अंडरलाइन नजर आ रहे हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर अक्षरों में लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही है, मैं जान गई कि रानी कवे क्या माँ अज्ञानित है, उसका हृदय वरज और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे विचार नहीं किए और पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया। इसकी सूरत मन के मोहने वाली है, ये सखी ये आंखों में बसाने योग्य है कि फिर किस कारण से इन्हें वनवास दे दिया गया है। यह आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है, पदांश में ऐसी मनमोहर मूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसमें कौन सा शब्द अलंकार है? तो यहाँ पर जो ये उत्तर है, अनुप्रास अलंकार। तो आपका यहाँ पर इतना उत्तर लिखते ही आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। बाद में आपको अथवा वाला अगर अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं। इसमें लिखा, चढ़ चेतक कर तलवार उठा रखता था तो भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाहे भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दीनू तुम्हारी उत्साह भरे। उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कवि एवं शीर्षक का नाम लिखना है। अथवा में दे रखा है, ख का पहला होगा श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धव है। यह आपका पहले का आंसर होता है। इतना लिखते ही आपको यहाँ पर पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ आपको जो आप चढ़ चैतर का तलवार उठा रखता है तो भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता है सफल जवानी को, इस शब्दों का आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या, उस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर जैतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य की धारण कर रहे हो, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसे पराक्रमी वीर थे जो शत्रुओं सेना से सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण
अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। यह आपको उसकी पूरी जो व्याख्या लिखनी है। इसके बाद तीसरा कि उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है। कौन से योद्धा का उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया, तो आपको यहाँ पर महाराणा प्रताप उत्तर लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपका 22वां क्वेश्चन फुल सभी अंकों के साथ तैयार हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अथवा में आप जो चाहे आपको अच्छा लगे वह क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं करने हैं। 23वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित संस्कृत गणवात्रणों में से किसी एक अवतल को सौंदर्य सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका यहाँ पर जो 2 नंबर का 3 और 2 5 नंबर का दे रखा है, इसमें जो संस्कृत भाषा लिखी हुई इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा में भी आपको दे रखा है, तो आपका ये इतना जो पूरा है इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना, जो आपको सरल और आसान लगे उसे आप हिंदी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले 23वें का क सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग है, इस प्रस्तुत पद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। मतलब इसके वर्तमान और प्राचीनता की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदी अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल में भी घर घर की विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वानों के द्वारा वैदिक साहित्यकारी और अध्ययन और अध्यापक के साथ आज भी प्रशासित हैं। वाराणसी के केवल भारतीय नहीं विपुत विदेशी देशों में भी संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए आते थे और बिना किसी शुल्क के भी विद्या ग्रहण करते थे। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय और जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञानों के विषय में अध्ययन होता था। इसका आंसर आपको ये लिख देना है। उसी के बाद इतना आंसर लिखते आपका 23वां क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस अथवा की, जो ख आपके अथवा में दे रखा है इस पूरे की हम लोग बात कर लेते हैं। ख में आपका क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपको आंसर की बता रहा हूँ। अथवा में सुंदर है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड संकलित है, भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत किया गया है। इसी के साथ अथवा में ये दे रखा है, तो आपको इतना लिख देना। उसके बाद में आपको हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता एक ही और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग हमें एक ही ईश्वर के अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, कबीर, राम, रहीम, जिन्न, कुर्दे, कास्टल, अल्लाह यदि के परमात्मा के नाम से भी हैं। इसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। सभी मतों की समानता एवं समान की हमारी संस्कृति का संदेश है। यह आपको उत्तर लिख देना है। ये अथवा में जो दे रखा है इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया। जो आपको अच्छा लगे वह आंसर आप लोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल वार्षिक का रियल पेपर है, यानी कि बोर्ड का 2026 का बिल्कुल ही रियल और शानदार पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसी के साथ हम 24वें क्वेश्चन की बात कर। दिए गए संस्कृत पदांश को किसी एक का सौंदर्य सहित हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको संस्कृत में 2 पदांश दे रखे हैं, तो अथवा में भी दे रखे हैं, जिनके आपको हिंदी में अनुवाद करने हैं। जो आपको 5 नंबर के हैं, 3 + 2 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लें 24वें का सजेशन। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योविक्त विलास से उद्धव है, पाठ से उद्धव है। तो इसका जो प्रसंग है वह प्रस्तुत श्लोक कमलिनी के बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषयों में बता रहा है। इसका जो अनुवाद है वह है, कामलीन में बंद भौरों सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पोटे में बैठे हुए भोर में ऐसे सोचता हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलीन है जो उसे उखाड़ कर ले गया। इसी के साथ आपको इसका आंसर बता देना। और अब हम बात कर लेते हैं जो अथवा में ख दे रखा है इसकी आंसर के बारे में। इसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अथवा के आंसर की आप लोग सबसे पहले देख लीजिए।
ये जो मैं आपके सामने अथवा के आंसर की शो कर रहा हूँ, ये प्रदर्शन है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के छांदोग्य उपनिषद 6ठ अध्याय से लिया गया है। पाठ के अंतर्गत आरुणि चरित्र के तू स्वाद से उद्धत है। यह आपको आंसर लिख देना। प्रसंग है, इस श्लोक में आरुणा अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान की बातें बता रही है। इसका जो अनुवाद है, आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। उसके एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, हाँ, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्मा बंधु के समान ना लगता हो। जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझते हो, लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण न करते हो, उसे गुरुकुल जाना आवश्यक है। उसे गुरुकुलवास आवश्यक प्रतीत होता है। ये आपका यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा। जो 24वें का ख का ये आंसर हो जाएगा। उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या ये 25वें का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अपने पठित खंड काव्यास के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने खंड काव्यों के अनुसार। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, जो कि आपको मैं बता दूं, ये जो प्रश्न दे रखे हैं ये जिला स्तरीय और काफी सारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको मैं 10वीं बोर्ड परीक्षा के सारे रियल और सटीक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आगे क्वेश्चन जान रहे हैं। उससे पहले आप अगर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी ऐसी वीडियो आपको देखने को और मिलेगी। यहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। 6 तक दे रखा है। ज और ज के बाद झ क्वेश्चन, ज तक आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रत्येक में 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इसी के साथ ये 25वां क्वेश्चन है। इसके आधारित हम आपको लास्ट में सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में समझा देंगे। उससे पहले आप 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन कीजिए। तीनों से 2 नंबर का आपको मिलने वाला है। नीचे दिए किसी एक पर आपको जीवन परिचय है, उसकी रचना लिखनी है। रचना का पद उसमें जयशंकर प्रसाद भारती, पदुमलाल पूनावाली व्यक्ति और जयशंकर प्रसाद। तो आपको किसी एक पर उसकी रचना देनी है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कह है जीवन परिचय श्री जय प्रसाद भारती का जन्म मेरठ नगर मध्य वर्गीय प्रतिष्ठा परिवार में 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ सायक मेरठ में प्रसिद्ध वकील, पुराने कांग्रेसी और समाजसेवी व्यक्ति थे। आपको बता दें, इन्होंने मेरठ में अध्ययन कर BSc की परीक्षा उत्तीर्ण और अपने छात्र जीवन से ही समाज सेवा संस्थाओं में प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा की। मेरठ में साक्षरता प्रचार में के लिए इन्होंने कई वर्षों तक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला को निष्क्रिय रूप से संचालक कर उल्लेखन किया। इसकी रचनाएं भारती जी की अनेक मौलिक एवं लगभग सांप्रदायिक पुस्तकें हैं। इनका उल्लेखीय रचना अग्रसित है हिमालय की पुकार, अंत आकाश, अथाह सागर। ये पुस्तकें इनके यूनिक विज्ञान की भूमिका देश हमारा, यह आपका आंसर हो जाएगा। 26वें का ये जो हमने बता दिया। अब ख है आपका निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को आपको बताना है। ख आपका हो जाएगा सूरदास, मैथिली शक्करगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको इनमें से किसी एक पर कोई जीवन परिचय आपको बताना है। जीवन परिचय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हिंदी साहित्यकारी एक भारतीय आत्मा प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1879 के ईस्वी मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के गांव बाग में हुआ था। उन्होंने अपनी अधिकांश अध्यापक में प्रारंभ की। पश्चात संपादन क्षेत्र में सक्रिय हो गए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी ने अपने विद्यार्थी जी का देश और स्वदेश अत्यधिक प्रभाव पड़ा।
उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा का उपनाम के आज पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी। सन 1921 से लेकर सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास गए। सन 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य और साहित्य का मान सेवा के लिए सागर विवे ने उन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार पंचभूषण के अंतर्गत किया। 23 जनवरी 1968 में उसका स्वर्गवास हो गया। रचना है चतुर्थ वेदी की मुख्य रचना एक सफल कवि है। हिम किटकेरी, हिम तरगरी, युग चरण, संपन्न माता, वेदु जो गूंजे, धारा आदि की प्रमुख रचनाएं हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 27वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन आपका रेडी हो सकता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर श्लोक आपके सामने दे रखा है। बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय, अभयत समो वीर वीर वो ही वीरता, वीर भावो ही वीरता। ये 27वें क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको बताने हैं। किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में बताना है। 4 प्रश्न दे रखे हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर बताने 2 नंबर मिलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले का। सर्वे यात्री वाचालयत नागरिक दृष्टवा अस्वामी कुप निद्रा नीच अस्ति च। ये आपका इस तरह से आंसर लिख देना। दोनों 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, नारी संस्करण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। 4 आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। किसी एक विषय पर निबंध लिखना 7 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके आने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए। इसमें जो प्रस्तावना लिखनी है, संकेत बिंदु है प्रस्तावना, स्वच्छता अभियान के उद्देश्य, स्वच्छता अभियान व्यापक क्षेत्र, स्वच्छता अभियान के लाभ और उपचार। आपको ये इस प्रश्न बिंदु को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उसके बाद हम जो इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व संगठन की दृष्टि से भारत में स्वच्छता की कमी है। अनेक क्षेत्रों में गंदगी का फैलाव दिखाई देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी क्लीन इंडिया का सपना देखते थे। इन्हीं के सपने को इस संदेश रूप से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया था। इस अभियान में सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी से मुक्त कराने का संदेश दिया था। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है स्वच्छता अभियान का उद्देश्य। हमारे देश में शहरों के आसपास कच्ची बस्तियों में, गांव एवं ढाणियों में शौचालय नहीं है। विद्यालय में ही पेयजल एवं शौचालय की कमी है। इससे खुले में शौच करने से गंदगी बढ़ती है। पेयजल के साथ ही वातावरण भी दूषित होती है। गंदगी के कारण स्वच्छता खराब रहती है और अनेक बीमारियों पर नागरिकों को खर्चा करना पड़ता है। वर्तमान में देश में 11.25 करोड़ शौचालयों की जरूरत है। कितने 11.25 करोड़ शौचालयों की हमें आवश्यकता है। अतः स्वच्छता अभियान का पहला उद्देश्य शौचालयों का निर्माण करना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना है। इस तरह आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ तीसरा टॉपिक है स्वच्छता अभियान की व्यापक क्षेत्र। केंद्रीय सरकार ने इस स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति में से जोड़ा। विश्व स्वच्छता संगठन को रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिकों को बीमारियों पर सालाना 12-13 हजार रुपए का बोझ पड़ता है। यदि स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी और गरीब लोगों की अनावश्यक बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। इस दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण एवं पंचायती स्तर पर आधुनिक अनुदान देना प्रारंभ कर दिया है। खुले में कूड़ा कचरा डालने की पॉलीथीन, डेयरी बैग रोक सकते हैं।
मल जल की निवास करने, स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था करने और विद्यालय में शौचालय बनाने के करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। साथ ही गंगा यमुना नदियों को भी स्वच्छता अभियान यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ चौथा टॉपिक है स्वच्छता अभियान के लाभ। इस अभियान में हमने सबसे बड़ा लाभ स्वच्छता के क्षेत्र में रहेगा। लोगों को बीमारियों की मुक्ति मिलेगी, दवाइयों और अपव्यय कम करना पड़ेगा, सारा भारत स्वस्थ बन जाएगा। तो देशों में भारत की स्वच्छता की उभरेगी, प्रदूषण का स्तर एकदम घट जाएगा और जल मल में उचित निस्तारण से पेयजल की शुद्ध बना रहेगा। साथ ही कृषि उपजों में भी स्वच्छता बनी रहेगी। पांचवा टॉपिक है उपसार। स्वस्थ भारत अभियान अभी प्रारंभ चरण में है। इसे गांधी जी को 150वीं जयंती तक चलाकर देश का स्वर्ण भारत के रूप में प्रस्तुत करना। सरकार ने इस अभियान को जनता का सक्रिय सहयोग दिया। अपेक्षा की प्रतिबद्धता रहेगी तो सफलता अवश्य मिलती ही रहेगी। प्रतिबद्धता रहेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तीसरे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। अथवा में 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दे रखा है राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चलाने के लिए अपने माल से व्यवहार का उल्लंघन करते हुए शिकायत पत्र लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको 30वां क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर हम लोग आपके सामने बता रहे चुटकियों में। इसका आंसर हम लोग अभी जान रहे। सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद में आपको दिनांक लिखनी है। प्रिय सखी बंधु लिखना है। बाद में सब प्रेम नमस्कार लिखना है। मैं यहाँ कुशल से हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तो मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सके लेकिन मेरे लिए पसंदीदा उपहार भेजना ना भूली। कल मेरे नाम से एक पार्सल आया था। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कहानियों में एक विलासा किताब थी। उसे ज्ञानवर्धक और अत्यंत रचित उपन्यास के लिए तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी कहानियां पढ़ ली और अपने माता पिता और भाई बहनों को पढ़ाया। सब ने तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा है। इस उपहार को सब ने तुम्हें उपयोगी भी बताया। बहुत बहुत आभार मित्र। नियंत्रण में के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सके। मुझे बुरा लग रहा था लेकिन तो जब तुम अपनी स्वच्छता का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य है, बाद में कुछ और, लेकिन अवस्था रखकर भी तुमने मेरे लिए उपहार खरीदा। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम शीघ्र स्वास्थ्य में लाभ कर सको, आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सको। अगर अवसर मिले तो मैं मेरे अवसर मानूंगा। अपने माता पिता को अपना चरण स्पर्श करना और अपने माता पिता को मेरा धन्यवाद देना। एड्रेस लिखकर आपको ये अप्लाई कर देना है। आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न आएंगे मैंने जो आपको इस पेपर में बता दिए। इस पेपर के जितना आंसर की अगर आप लोग पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाद में वहां पर आपको इस पेपर की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।